तो आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। सो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय होस्ट अगेंस्ट ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स जैसे कि कोई एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस हो जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इनेट एंड अक्वायर्ड। सो इनेट में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है फ्रॉम बर्थ हमें मिला होता है ड्यू टू आवर जेनेटिक मेकअप। और अक्वायर्ड में क्या है, जो हम अपनी पूरी लाइफ के दौरान जो अक्वायर करते हैं, जैसे जैसे हमें इन्फेक्शन होते जाते हैं, हमारी बॉडी उनको फाइट करती है, मेमोरी बी सेल्स टी सेल्स बनाती है, उसकी मदद से जो इम्यूनिटी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो डिपेंड करती है स्पीसीज़ पर। अलग अलग स्पीसी में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिम्स को लेके इम्यूनिटी मिली होती है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, जैसे किसी की एज ज़्यादा है, एल्डरली में कम होगी इम्यूनिटी, और ये वेरी करती है रेस टू रेस। जैसे कि अगर बात करें तो नीग्रो जो होते हैं वो टीबी को लेकर मोर ससेप्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल। दैट्स वाई इट कैन वेरी फ्रॉम रेस टू रेस। अब अगर नेचुरल की बात करें तो अब जैसे अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो अलग अलग फॉर्म्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब वो जो नेचर में अपने आप हो रहा है, आर्टिफिशियल मतलब जिसमें मैन के द्वारा कोई इंटरफेरेंस किया जा रहा है। अब नेचुरल की बात करें तो इट कैन आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब कि बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, पैसिव मतलब बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना रही है, बाहर से उसको एंटीबॉडी दी जा रही है। अब नेचुरल में बात करें तो जो भी इन्फेक्शन हमें होते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी खुद फाइट करती है, एंटीबॉडी बनाती है, दैट इज़ एक्टिव। और जो मदर से चाइल्ड को जो ट्रांसफ़र होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी का थ्रो प्लासेंटा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। बाय नेचुरल हो रहा है लेकिन चाइल्ड खुद एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, मदर से उसको अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है, दैट्स वाई इट इज़ पैसिव। अब आर्टिफिशियल की बात करें तो एक्टिव में क्या है, वैक्सीन्स। जितनी वैक्सीनेशन देते हैं तो एंटीबॉडी बॉडी खुद बनाती है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। पैसिव की बात करें तो बाहर से हम खुद ही कोई इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल बट पैसिव। अब बात करें कंपोनेंट्स की तो इनेट में क्या है, आते हैं आपके फेगोसाइट्स, जितने भी एनगल्फिंग सेल होते हैं जैसे कि मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, दे कम्स अंडर इनेट इम्यूनिटी। अब कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात करें तो उनमें से जो अल्टरनेट पाथवे है दैट कम्स अंडर इनेट एंड क्लासिकल पाथवे जो है दैट कम्स अंडर एक्वायर्ड। अब बात करते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स की, तो इसमें जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, सेरम अमाइलॉइड प्रोटीन, दे कम्स अंडर इनेट। और जो नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा जो है हमारा जीआईटी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, दैट कम्स अंडर इनेट। इन्फ्लेमेशन, फीवर जो भी होता है, और जो स्किन एंड म्यूकोसल बैरियर जो हैं दैट कम्स अंडर इनेट। अब एक्वायर्ड की बात करें तो बी एंड टी सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दे कम्स अंडर एक्वायर्ड। अब जो इनेट जो है वो काफ़ी फास्ट एक्टिंग होती है, कैन एक्ट इन मिनट्स बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लाइन डिफेंस, तो इसको जल्दी से काम करती है विद इन मिनट्स। एक्वायर्ड जो है दैट टेक्स टाइम एंड टेक्स डेज टू एक्ट। डाइवर्सिटी की बात करें तो इनेट जो है वो लिमिटेड है, मतलब कुछ ही ऑर्गेनिम्स को लेके हमें ये मिली हुई होती है, लेकिन एक्वायर्ड की बात करें तो दैट इज़ मोर वेरीड, काफ़ी सारे ऑर्गेनिम्स के लिए हम इसको एक्वायर करते हैं। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो इनेट इज़ नॉन स्पेसिफिक, मतलब जो इसमें सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अलग अलग एंटीजन्स को लेकर सेम ही सेल्स होते हैं हमारे पास, इतनी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। एक्वायर्ड में फॉर डिफरेंट एंटीजन्स वी हैव डिफरेंट सेल्स, इट इज़ मोर स्पेसिफिक। मेमोरी की बात करें तो इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है नेट में, लेकिन इसमें क्या है, मेमोरी बी सेल्स टी सेल्स बनते हैं, इसकी वजह से ही हमारी बॉडी जो है इसको ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ लाइफ एक्वायर करती चली जाती है। बात है इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में, तो ये टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, स्लो टू स्टार्ट, धीरे धीरे शुरू होता है, स्लगिश है, एंड शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाता है। और इसमें जब इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन एम। सेकेंडरी की बात करें तो इट इज़ प्रॉम्प्ट, वेरी फास्ट एक्टिंग है, आप देख सकते हैं एकदम से एंटीबॉडी बढ़ गई, पावरफुल है, इसके मुकाबले एंटीबॉडी ज़्यादा बढ़ी है इसके अंदर, और प्रोलॉन्ग्ड है, थोड़ी लंबे समय तक काम करता है ये। और इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी में थ्रू आइसोटाइप और क्लास स्विचिंग। इसमें होता क्या है, कांस्टेंट पोर्शन जो एंटीबॉडी होती है उसका जो हैवी चेन है, हैवी चेन के अंदर जो कांस्टेंट पोर्शन है उसमें चेंज होता है, जिसकी मदद से इम्यूनोग्लोबुलिन एम कन्वर्ट हो जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी में, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइसोटाइप और क्लास स्विचिंग। तो चलिए अब बात करते हैं एंटीजन के बारे में। व्हाट इज़ एंटीजन?
एनी फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एंटीबॉडी फॉर्मेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस। मतलब इसकी वजह से ही एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन इसको एंटीबॉडी बनाने के लिए चाहिए ऑप्टिमम कंडीशंस। अब हेप्टेन क्या है, ये भी एंटीजन है बट इट इज़ इनकम्प्लीट। क्या है, इसको चाहिए कैरियर प्रोटीन टू बी इम्यूनोजेनिक, यानी कि इसको एंटीबॉडी बनाने के लिए इसको किसी कैरियर प्रोटीन से कंबाइन होना पड़ेगा और कंप्लीट एंटीजन में कन्वर्ट होके तभी एंटीबॉडी बना पाएगा ये। अब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा किसी एंटीजन से कितनी एंटीबॉडी बनने वाली है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो प्रोटीनिशियस एंटीजन्स होते हैं उनसे ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगी, फॉलोड बाय कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसका मतलब प्रोटीनिशियस एंटीजन्स जो हैं दे आर बेस्ट एंटीजन, और न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर वर्स्ट एंटीजन्स। अब बात करते हैं जैसे कि किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है किसी एंटीजन का, या फिर उसका साइज़ ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा इतना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी बनेंगी। और ये टिश्यू एंजाइम रेस्पॉन्स पर भी डिपेंड करता है कितनी एंटीबॉडी बनेंगी। फॉरेननेस, जितना ज़्यादा फॉरेन होगा एंटीजन उतनी ज़्यादा उसकी इम्यूनोजेनिसिटी होगी और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होने के। अब बात करते हैं सुपर एंटीजन। ये क्या है, नॉन MHC रेस्ट्रिक्टेड। तो इसका मतलब इसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए होता है प्रेजेंट होने के लिए। दे कैन डायरेक्टली अटैच टू T सेल रिसेप्टर। कहाँ पे ये, ऑन द लेटरल साइड ऑफ T सेल ऑन V बेटा, दैट इज़ वेरिएबल बेटा डोमेन। यहाँ पर ये सुपर एंटीजन्स जो हैं डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं और क्या करेंगे, इंड्यूस मोर देन 20% ऑफ द T लिम्फोसाइट्स। टोटल में से जो मोर देन 20% जो हैं T लिम्फोसाइट्स उनका एकदम से एक्टिवेशन करा देंगे। इतने ज़्यादा T लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, लीड्स टू मैसिव लिम्फोकाइन रिलीज, और जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट जो है शॉक के अंदर भी जा सकता है। Now what are antibodies? Antibodies are immuno or gamma globulins and they were founded by Cabot and Tiselius. कैसे? By doing electrophoresis. अब स्ट्रक्चर की बात करें तो there are two light chains and two heavy chains. अब जो लाइट चेन्स उसमें क्या है, एक तो वेरिएबल रीजन है और एक है कांस्टेंट रीजन। हैवी चेन्स की बात करें तो इसमें भी 1 तो वेरिएबल रीजन है बट 3 और इन सम केसेस 4 कांस्टेंट रीजन, 3 और इन सम केसेस 4 कांस्टेंट रीजन्स। पोर्शन की बात करें तो 2 पोर्शन, ऊपर वाला FAB, दैट इज AB मतलब एंटीजन बाइंडिंग, एंड लोअर पोर्शन इज FC, दैट इज कांस्टेंट पोर्शन। Now what is hypervariable region, also known as paratope, also known as hotspots? So these are the sites where actual binding takes place through epitope. क्या है, एंटीजन के पास होता है एपिटोप और एंटीबॉडी के पास होता है पैराटोप, दे बोथ कंबाइंड्स। तो जो पैराटोप है वो किस किस के द्वारा बनाया जा रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ लाइट एंड हैवी चेन्स। पैराटोप को बनाने में लाइट चेन भी अपना पार्ट प्ले करती है और हैवी चेन भी अपना पार्ट प्ले करती है। दिस इज दी पैराटोप। एंटीजन विल कम एंड बाइंड हियर। नाउ डाइसल्फाइड बॉन्ड वो किस किस के बीच में प्रेजेंट हैं, लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में भी प्रेजेंट हैं, और बिटवीन 2 हैवी चेन्स, 2 हैवी चेन्स के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहती हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो अलग अलग एंटीबॉडीज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन G, तो ये क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होती है और इसकी हाफ लाइफ मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 23 डेज। और इसको वेरियस सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन G1, उसी तरह 2, 3, 4। और इसका जो FC पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन जो है इम्यूनोग्लोबुलिन G का, वो अपना रोल निभाता है किसमें, ऑप्सोनाइजेशन में। ऑप्सोनाइजेशन आप समझते हैं, ये जो कांस्टेंट पोर्शन है बैक्टीरिया के ऊपर जाके कंबाइन हो जाएगा और बैक्टीरिया को और टेस्टी बना देगा, जिससे कि मैक्रोफेज और जल्दी उस बैक्टीरिया को एनगल्फ करें। और ये एंटीबॉडी क्या है, कैन पास थ्रू प्लासेंटा, और मदर से चाइल्ड को ट्रांसफर होकर क्या प्रोवाइड करती है, जो हम ऊपर देख चुके हैं पहले ही, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है चाइल्ड को। लेकिन सब ग्रुप इम्यूनोग्लोबुलिन G2 ये क्रॉस नहीं कर पाता, बाकी सब इम्यूनोग्लोबुलिन G के सब ग्रुप हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन A की, 2 टाइप्स की है, A1 एंड A2। A1 क्या है, सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है,
A2 क्या है, जो भी म्यूकोसल सरफेस हैं या फिर बॉडी के सिक्रेशन है जैसे स्वेट वगैरह, उन सब में इम्यूनोग्लोबुलिन A2 प्रेजेंट होती है। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायमर की फॉर्म में। कैसे, जॉइनिंग चेन्स की मदद से। अब बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन M की, तो M फॉर M मैक्सिमम मॉलिकुलर वेट, आल्सो नोन एज मिलियनेयर मॉलिक्यूल। और ये पेंटामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, किसके थ्रू, सेम एक ही तरह जॉइनिंग चेन्स की मदद से ये पेंटामर बनाती है। वैलेंसी की बात करें तो एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, मतलब 2 पेंटामर है तो 2 × 5 इजिकल्स टू 10 वैलेंसी होगी इसकी। और ये उसी की तरह इम्यूनोग्लोबुलिन G की तरह ये भी अपना पार्ट प्ले करती है ऑप्सोनाइजेशन में। अब इम्यूनोग्लोबुलिन D की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट ओवर नेव बी सेल्स, जो नए नए सेल्स बने होते हैं बी तुरंत के तुरंत, उनमें प्रेजेंट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन D उनके ऊपर। अब बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन E की, तो ये क्या है, ऊपर से जब नीचे आते हैं गम दे, जैसे निमोनिक होता है इसका गम दे, तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो क्या होता है, जो कंसनट्रेशन है वो कम होती चली जाती है, तो ई की मिनिमम कंसनट्रेशन, और हाफ लाइफ शॉर्ट होती चली जाती है, तो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ लेस देन 2 डेज। इसका रोल क्या है, होमोसाइटोट्रोपिज्म में, मतलब ये एंटीजन की मूवमेंट कराएगी टुवार्ड्स मास्ट सेल्स, और उनका ब्रेकडाउन होगा, डीग्रेनुलेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन E। और ये क्या है, हीट लेबाइल, मतलब इसको अगर हीट किया जाएगा तो ये डीनेचर्ड हो जाती है। नाउ लेट्स सी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या है, काफ़ी सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्या होती हैं, दे आर नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिसिटी इतनी खास है नहीं कि इस एंटीजन के लिए ये है वो है, नॉन स्पेसिफिक हैं। कंस्टिट्यूट 5% ऑफ टोटल सेरम प्रोटीन्स। और क्या है, ये हीट लेबाइल, मतलब 56 डिग्री सेल्सियस पर अगर 30 मिनट के लिए इनको हीट किया जाए तो ये डीनेचर्ड हो जाती हैं। और क्या है, कैन बाइंड टू FC, जो कांस्टेंट पोर्शन अभी हमने देखा इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, उस पर ये बाइंड कर सकती हैं। कहाँ कहाँ बनती हैं ये, लिवर में बनती हैं आपकी 3, 6 एंड 9। C मतलब वही कॉम्प्लीमेंट, तो लिवर में 3, 6, 9, GIT में फर्स्ट वाली, मैक्रोफेज में 2 और 4, स्प्लीन में 5 और 8। अब ये पाथवे जो हैं उसके 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट क्लासिकल, अल्टरनेटिव एंड लेक्टिन। एक्टिवेटर्स क्या क्या हैं इनके, जो क्लासिकल है, जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइन होगा, जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, वो एक्टिवेट करेगा क्लासिकल को। अल्टरनेटिव के लिए जाइमोजन, एंडोटॉक्सिन, नेफ्रिटिक फैक्टर, प्रोपेरिडिन, ये सब अल्टरनेटिव को एक्टिवेट करेंगे। लेक्टिन के लिए मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। और सबसे पहले कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, क्लासिकल में C1, अल्टरनेटिव में C3 और लेक्टिन में C4। और जो क्लासिकल है वो हम पहले देख चुके हैं, किस इम्यूनिटी का पार्ट है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का। और अल्टरनेटिव लेक्टिन किसका है, इनेट इम्यूनिटी के पार्ट। नाउ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को अगर देखें तो एक्टिवेट कैसे होगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी, मोस्टली G और M, तो उससे क्या है, वो एक्टिवेट करेगा C1 को। अब C1 की फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, सबसे पहले एक्टिवेट होगी Q फॉर्म, फिर R, फिर S, तो लास्टली हमारे पास क्या होगा, C1S। अब C1S जो है वो एक्टिवेट करेगा C4 को। अब इसमें जो भी प्रोटीन्स ज़्यादातर जो एक्टिवेट होती हैं वो ब्रेकडाउन होती हैं A और B में। ज़्यादातर के केस में A को हम भगा देते हैं, B को रख लेते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन है, 2 में हम देखेंगे अभी एक्सेप्शन होगा। तो C4 A को भगा दिया, B को अटैच कर लिया, तो क्या बन गया, C14B। अब ये एक्टिवेट करेगा C2 को। 2 के केस में एक्सेप्शन है, इसमें हम B वाले पार्ट को भगाएंगे, A को रख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, C14B2A। इस पूरे को बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। क्यों, क्योंकि C3 को कन्वर्ट करेगा, या कह सकते हैं ब्रेक डाउन करेगा A एंड B में। वही जो मैंने बताया, ज़्यादातर के केस में A को भगा देंगे, B को रख लेंगे, तो क्या बन गया, C14B2A3B। इस पूरे को बोलते हैं C5 कन्वर्टेज, क्योंकि C5 को वही कन्वर्ट कह सकते हैं या फिर ब्रेक डाउन करेगा A और B में। जो ज़्यादातर के साथ होता है, A को भगा देंगे, B को रख लेंगे, तो C5B। अब यही साइकिल रिपीट होती है 6, 7, 8, 9 प्रोटीन के साथ, तो वही अटैच होता जाएगा, अटैच होता जाएगा, और बन जाएगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है, नाम से ही जाहिर है, मेम्ब्रेन पे पोर बनाएगा, उसको अटैक करेगा,
उस पोर में से वाटर अंदर आएगा और सेल की लाइसिस हो जाएगी। तो इस तरह से ये एंटीजन को अटैक करता है। अब बात करते हैं अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे की। सबसे पहले क्या है, क्लासिकल डिस्कवर हुआ था, तो इसको इसलिए बोलते हैं क्लासिकल। उसके बाद में डिस्कवर हुआ है अल्टरनेट पाथवे। तो बाद में डिस्कवर हुआ तो लोगों ने सोचा कि अगर ये वाला पाथवे काम नहीं कर रहा तो कोई दूसरा करेगा। तो कौन सा दूसरा? अल्टरनेटिव। उसका अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। लेकिन ये वाला पाथवे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? C3 से। C3 जैसे ऊपर वाले पाथ में देखो C3 यहाँ पे आ रहा था, ये स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है। C3 कौन एक्टिवेट करेगा? पॉलीसैकेराइड्स एंड एंडोटॉक्सिन्स, वही एक्टिवेट हो गए C3B। बी को रख लेंगे। अब आएगा फैक्टर बी, वो भी अटैच हो जाएगा। फिर आएगा फैक्टर डी। फैक्टर डी क्या करता है? बी को ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर देगा ए एंड बी में। वही जो हम करते हैं, ए को भगा देते हैं, बी को रख लेते हैं, बन जाएगा C3B BB। इसको बोलेंगे अब C3 कन्वर्टेज। उसमें कुछ और था C3 कन्वर्टेज, इसमें कुछ और है। लेकिन यही C3 कन्वर्टेज अब C3 का ब्रेक डाउन करेगा। मतलब स्टार्ट भी C3 से हुआ था, लेकिन बाद में जो कन्वर्टेज बना C3 का, वो फिर से और C3 का ब्रेक डाउन करा देगा। तो वही ए और बी में ब्रेक डाउन होगा, ए को भगा देंगे, बी को रख लेंगे, क्या बन गया? C3B BB 3B। तो इसमें 2 बार 3B आ रहा है, क्योंकि स्टार्ट भी C3 से हुआ और बाद में वो खुद भी ब्रेक डाउन करने लग गया C3 का, तो 2 बार 3B। इसको बोलेंगे C5 कन्वर्टेज। उसमें कुछ और था C5 कन्वर्टेज, इसमें कुछ और है, दोनों में पाथवे में अलग अलग होते हैं। अब ये C5 कन्वर्टेज है, तो वही C5 को ब्रेक डाउन कराएगा ए और बी में, ए को भगा देंगे, बी को रख लेंगे, सेम साइकिल रिपीट होगी 6, 7, 8, 9 के साथ में। सब अटैच होने के बाद जो लास्ट में बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये फिर से वही काम करेगा, मेम्ब्रेन में पोर करेगा, वाटर अंदर आएगा, सेल का स्वेलिंग होगा, लाइसिस होगा, और क्या हो जाएगा? फॉरेन सब्सटेंस को हम इस तरह से किल कर देंगे। तो आपने देखा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? C3 से। इसका मतलब जो ऊपर के जो कुछ चीज़ें थी, जैसे कि 1, 4, 2, तो C1, 4, 2 जो क्लासिकल में कंज्यूम हो रहे थे, इस वाले में कंज्यूम नहीं होंगे। सो C1, 4, 2 आर नॉट कंज्यूम्ड इन अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। अब बात करते हैं लेक्टिन पाथवे के बारे में। जो लेक्टिन पाथवे है सिमिलर टू क्लासिकल पाथवे, पूरा सेम रहेगा, बट स्टार्ट्स विद C4। तो जो बस फर्स्ट वाली स्टेप है उसको हटा दो तो पूरा सेम है। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी? C1। तो C1 नहीं कंज्यूम होगा इसमें, बाकी सारा सेम रहेगा क्लासिकल का। अब इसका रोल क्या है कॉम्प्लीमेंट पाथवे का? काफ़ी सारे रोल हैं, जैसे कि लाइसिस ऑफ टारगेट सेल्स। किसी भी टारगेट सेल जो हमें अननेसेसरी लग रहा है, बॉडी के लिए ठीक नहीं लग रहा है, उसका लाइसिस कराता है। और जो उसमें ए वाले पार्ट जो बने थे, जो हमने भगा दिए थे, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल बिना काम के हैं, उनका भी रोल है। कीमोटैक्टिक एंड एनाफाइलैक्टिक होते हैं वो। और जो C3B इसमें बन रहा है वो क्या है? बेस्ट ऑप्सोनिन है। और जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होती हैं 4 तरह की, उनमें से जो 2 और 3 होती हैं, उनमें कौन रोल प्ले करता है? कॉम्प्लीमेंट पाथवे। और जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनमें भी इसका रोल होता है। और एंडोटॉक्सिक शॉक, इन सब में ये पार्ट प्ले करता है।